नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। ये हफ्ता कुल मिलाकर के बाजार के लिए अच्छा रहा। कहाँ तो पिछले हफ्ते अटके हुए थे हम 24,700 के आसपास और अब 25,100 के ऊपर निफ्टी नज़र आ रहा है। तो फ़ायदे में तो रहा ये हफ्ता। और जब पिछली बार बात हुई थी बुधवार को, उसके बाद से भी मतलब शुक्रवार की जो कैंडल है वही पूरा आपका इस एक तरह से कहा जाए कि लगभग हफ्ते भर का मुनाफा है। अगर आप शुक्रवार को हटा दें तो शायद हफ्ता बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन शुक्रवार ने जोड़ करके कुछ नया एक एक्साइटमेंट डाला है बाजार। क्या दिख रहा है यहाँ? अभी भी अच्छी बात यह है कि 24,500 होल्ड हो रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये पैटर्न का बेस्ट क्लोज है, लेकिन हमें कल का फ्राइडे का जो हाई है ना, उसके ऊपर एक क्लोज लगेगा अगर अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखनी है। अब उसकी शॉर्ट कवरिंग इसलिए आ सकती है कि करीब करीब पॉसिबिलिटी है आईटी इंडेक्स में 1,500 पॉइंट की और रैली की, और बैंकिंग इंडेक्स में थोड़ी सी और रैली की पॉसिबिलिटी है। तो ये पुश कर सकता है निफ्टी को फ्राइडे हाई के ऊपर में, और इसके कारण से आपको निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जी। तो डेटा ऐसा है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंशन, रेंज एक्सपेंशन होता रहेगा। थोड़ा ऊपर भी होगा, थोड़ा नीचे भी होगा, क्योंकि 24,500 अभी एक कंसेंसस लेवल था, है, और वहाँ पे 50 डीएमए भी आ जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और उसके ऊपर में इसको हम कंसोलिडेशन मान के चलते हैं। रेंज एक्सपेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो बाकी कवरिंग वगैरह देखने को तभी मिलेगी जब फ्राइडे के हाई के ऊपर एक बार क्लोज मिल जाए। जी। तो तकनीकी नज़रिए से आप कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा-सा फ्राइडे का हाई का मतलब हो गया 25,134। बहुत ज़्यादा उससे नीचे बंद नहीं हुआ है, लगभग मोटे वहीं पर है, 25,100 के ऊपर ही बंद भी हुआ है। लेकिन यहाँ से आगे और चाल बढ़नी चाहिए, तब जा कर के थोड़ा-सा आश्वस्त होना संभव हो पाएगा। लेकिन चलिए, लेवल्स की हम बात आगे करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि 25,200 वगैरह के आसपास भी पहले जो अटका था वहाँ पर क्या कहानी बनेगी। लेकिन अभी अ बीच में 2 दिन और जहाँ जितने पटाखे छूटे हैं दुनिया भर में, का कोई निष्कर्ष नया? नहीं, मुझे तो एक ही चीज़ अच्छी लगी है यहाँ पे कि ट्रम्प ने खुद ही बोला कि आई डिज़र्व नोबेल पीस प्राइज़। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि मेरा तो मन कर रहा है मैं भी थोड़ा अपना नॉमिनेशन खुद कर ही लूँ, बाकी को पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि एक सबसे बड़ा फ़ोकस जो ऑयल पे होना चाहिए, ये पूरे डेवलपमेंट को लेके। ऑयल पे मैं कुछ जितनी चीज़ें मुझे पढ़ने को मिली, मैंने पढ़ा, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ऑयल पे कंट्रोल का चल रहा है, क्योंकि यूएस का जो शेल गैस का प्रोडक्शन है, वो 60 के ऊपर फिज़िबल है, 65 के ऊपर शायद प्रॉफ़िटेबल है। यहाँ तक, और जो सऊदी एंड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि हम सप्लाई बढ़ाएँगे, और इसके ज़्यादा हम 65-70 के ऊपर ज़्यादा हम प्राइस रहने नहीं देंगे। ये पूरा मामला मुझे वहीं ऑयल कंट्रोल का ही लग रहा है। और जो बाकी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसमें ये भी है, बहुत सारे कटिंग्स मैंने देखे जिसमें ये है कि बाय 2029 ऑयल की जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है वो पीक आउट हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा मेजर कंज्यूमर है जो चाइना है, उसके यहाँ जो ऑयल डिमांड है वो 27 में ही पीक हो जाएगी। रास्ता अल्टरनेट फ्यूल मतलब ईवी, सोलर जो भी हैं, मतलब इन सब की तरफ तो जा ही रहा है, और बहुत तेज़ी से जा रहा है। सबसे बड़ा कंज्यूमर जो चाइना है, उसके तरफ ये रास्ता और तेज़ी से जा रहा है, बिकॉज़ उनके यहाँ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोच के बियॉन्ड है, इतना ज़्यादा अच्छा है। तो एक इससे मामला तो ये समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म का जो भी, या शॉर्ट टर्म कह लें या 6 महीना, 1 साल जो भी है, ये तो झेलना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी ऑयल डिमांड तो पीक नहीं हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर ऑयल को कंप्लीटली जिनके पास है, जो प्रोड्यूसर्स हैं,
नॉट कंज्यूमर्स। तो एक समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अभी प्रेशियस कमोडिटी बन के रही है ऑयल, ये डिमांड में शायद बहुत ही डिप्लीट हो जाए, प्राइस भी इसका मे बी 65 के आसपास ही कैप हो जाए, अगर इस तरह का डिमांड सिनेरियो डिप्लीट होता है तो। तो अगर इस लड़ाई का जो सूत्र है अगर उसको ध्यान दिया जाए तो ऑयल है, और अगर ऑयल प्राइसेस इतने लड़ाई के बाद भी 75-76 ही जा रहे हैं, सप्लाई है, प्लस अगर ईरान का पूरा आउटपुट रुक भी जाता है, तो भी एस्टिमेट है कि ऑयल का जो सप्लाई है डिमांड से सम बिलियन बैरल जो भी होता है पर डे ज़्यादा ही रहेगा। देख के तो मुझे ये समझ में आता रहा जी कि ये डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन जब तक ऑयल प्राइस बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमारे तरफ फंड तो निकल के वैसे भी आने वाला है, रीज़न पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस डेवलपमेंट में मुझे यही लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो इम्पैक्ट है, अगर ऑयल सप्लाई टेम्पररी भी या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डिसरप्ट नहीं होती है, तो हमारे खासकर जो इकोनॉमीज़ हैं या इक्विटी मार्केट्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ या और भी चीज़ें अगर कहीं इम्पैक्ट होती हैं और ईरान के बियॉन्ड अगर ऑयल सप्लाई पे इश्यू आता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो एक ऐसी कमोडिटी जिसकी डिमांड पीक आउट होने वाली है अगले 2 साल में या 5 साल में, जो भी हो, लेकिन मतलब अब ये नहीं है कि दुनिया का फ्यूचर इसी पे टिका हुआ है, तो उसके लिए सब इतना क्यों लड़ मर रहे हैं? यूएस के पास शेल गैस प्रोडक्शन का बहुत ये है ना, कैपेसिटी है। उनके पास डेट बहुत पड़ा है, तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको निकाल के बेच लें, पैसा डॉलर आ जाए घर में और जितना डेट कम कर पाएँ, वही कोशिश है उनकी। इसी की लड़ाई है। अगर उनके पास ऑयल नहीं रहता, तब तो ये लड़ाई मुझे लगती नहीं थी, बेचने को नहीं रहता, तब ये लड़ाई रहती नहीं थी। वो खुश रहते थे, खरीद-खरीद के अपना रिज़र्व भरते रहते थे। तो मुझे मामला तो जो जितने आर्टिकल्स मैंने पढ़े और समरी बनाने की मैंने जो अपनी कोशिश की, मुझे तो मामला उधर ही जाता हुआ दिखता है। जी, तो वैसे में आपने पिछली बार ज़िक्र किया था जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, मतलब दोनों तरफ ज़्यादा चौड़े जल के रास्ते और बीच में बहुत संकरा रास्ता, इसलिए जल डमरू मध्य कहा जाता है, स्ट्रेट। तो अ, वहाँ ईरान का एक तरह से दबदबा रहेगा, और अगर वो रास्ता रुक गया तो फिर दुनिया को तकलीफ होगी और दुनिया से ज़्यादा भारत को तकलीफ होगी। तो वैसे में क्या, अगर मामला उधर बढ़ता है कि भाई वो रास्ता रुक गया और हमारे लिए तेल सप्लाई का लगभग आधा रास्ता कट गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो तकलीफ होगी ही ना। और आपने मुझसे पूछा भी था कि बजट में कितना बिल हुआ है, बजट किया गया है क्रूड का प्राइस। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन एक जगह 75 और एक जगह 85 का मुझे याद है। मान लेते हैं 85 भी है, क्योंकि मुझे भी लगता है 75 तो टू कंज़र्वेटिव हो जाएगा, उतना तो बजट में नहीं होगा। अगर $85 का भी किया गया है ना बजट, क्योंकि उसी के बेसिस पे आरबीआई गवर्नर ने बोला भी होगा कि अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। $75 पे तो कोई भी गवर्नर नहीं बोलेगा कि भैया तुम्हारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, बिकॉज़ 75 का 85 हो गया तो क्या? तो मुझे लगता है कि 85, 86, 90 अगर शॉर्ट टर्म ब्लिप हो सकता है क्या? इतने डिस्टर्बेंसेस में हो सकता है। लेकिन उसका हम पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, नी जर्क होगा, और वो सस्टेनेबल लेवल भी नहीं है, फिर सप्लाई आ जाएगी, जो अभी करंट कंस्ट्रक्ट है उसमें देखा जाए तो बहुत मेजर डिसरप्शन तो नहीं लगता इसमें। जी, चलिए, तो फिलहाल अभी वहाँ उसको लेकर के बहुत चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा हमारे सामने जो अगले बड़े फैक्टर्स होंगे, ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब भूल ही गए हैं कि उन्हें दुनिया भर से कुछ 2 जुलाई की उन्होंने समय सीमा दे रखी है और उससे पहले उन्हें कहीं कोई डील फाइनलाइज़ करनी है। अभी मैं सर्च कर रहा था कि क्या नया हो रहा है अपने मामले में, तो अभी 2 दिन पहले पीयूष गोयल जी ने बोला कि हम 9 जुलाई से पहले कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि डील का पहला हिस्सा हो जाएगा।
मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत भी बहुत कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। राम राम जी। एक अच्छा काम तो ये किया है कंट्री ने, मतलब भारत ने, कि ट्रम्प को भी एकदम ही अब भाव नहीं दे रहे हैं। जैसे एक समय था कि इलेक्ट होके जब आए थे तो सीधा प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए थे। थोड़ी भी उनको शर्म होती थी तो वो याद रखते थे, लेकिन शर्म तो है नहीं ट्रम्प को 1% भी। अब इसलिए बहुत सही G7 में भी जो प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया ना, बहुत सही दिया, एकदम सीधा, ऐसे ही सीधे आड़े हाथ ही लेने का है। बिकॉज उस इंसान की अब कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू नहीं कर रहा, अपने घर वाले नहीं कर रहे उसको। तो अब क्या है, हम बहुत स्ट्रांगली ले रहे हैं। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे, इनका ये कहना है खासकर इन टर्म्स ऑफ जो नेगोशिएशन है टैरिफ का, कि देखिए हम जल्दी-जल्दी में कहें ऐसा ना हो कि हम बढ़ के हायर टैरिफ एक्सेप्ट कर लें और बाहर वाले कोई अच्छा बेटर नेगोशिएटेड डील लेके निकल जाएँ और बाद में हम इसको चेंज कर नहीं पाएँगे। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा-सा समय लेते हैं, समय का डिमांड करते हैं, मेबी 90 डेज़ का अगर और मोरेटोरियम मिल जाता है तो, मतलब पॉज़ मिल जाता है तो, और फिर नेगोशिएशन को आगे रखते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि बाकी लोगों को क्या डील मिल रही है। अकॉर्डिंगली हम अपनी चीज़ों को पुश कर पाएँगे। तो जी। इसलिए भी शायद जल्दी में हमारी गवर्नमेंट नहीं है किसी डील की। प्रॉब्लम वो नहीं है राजीव जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इमीडिएट टर्म्स में जो हमारा टर्म है फ्रॉम यूएस, ये अभी उतना अच्छा तो नहीं है। और ऑन द फेस उनको तो बोलना ही पड़ेगा कि आई लव पाक एंड आई लाइक इंडिया बोलना ही पड़ेगा, और मुनीर ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है। तो ये जो है मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर फार्मा का हथियार लेके पहुँच जाएँ, उस पे टैरिफ लेके, बिकॉज़ बोल ही दिया है फार्मा टैरिफ्स आर कमिंग सून। तो ये थोड़ा भारत के लिए नेगोशिएशन में भी मुझे लगता है थोड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक रहेगा, बिकॉज़ ऑफ द करंट टर्म्स इन बिटवीन ट्रम्प एंड इंडिया का। तो मुझे बहुत फ़ेवरेबल इमीडिएटली तो नहीं लगता है निकलता हुआ कुछ, अनलेस जैसा चाइना के साथ उन्होंने किया, क्योंकि अब तो उन पे पड़ गई थी कि उनको रेयर अर्थ मैग्नेट्स मिल नहीं रहे थे, तो फिर कर लिया फटाफट चाइना के साथ डील। ऐसा अगर हमारे साथ कोई उनकी मजबूरी रहेगी जिसमें उनका काम रुके, तो वो डील उस पे फटाफट करेंगे। हमारी वाली ज़रूरत तो अटका के रखेंगे, ये पक्का है, और वो टलेगी। जी। तो इसीलिए शायद भारत भी संकेत दे रहा है कि हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आपकी मर्जी हो तो कर लीजिए, नहीं मर्जी हो तो आप जैसा ठीक समझे वो करिए। ओके। तो फिलहाल यहाँ से आपके पास ये मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो तो है ही, हर रोज नई स्थिति जो भी रहेगी उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, और रिजल्ट आने में अभी थोड़ा सा समय है।